हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। मैं सुमन शंकर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को कुछ याद है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, याद होगा आप लोगों को। फिर उसमें से हम लोगों ने कुछ फार्मूला डिराइव किया, ठीक है। तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें क्या है, कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन क्या है ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्लास का आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने पावर का कुछ फॉर्मूला निकाला था, याद होगा, ठीक है ना, P = VI, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें याद रखनी है और हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर जो है आप लोग क्या है प्रीवियस क्लासेस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या होता था इलेक्ट्रिक पावर? क्या होता था पावर? सिंपली अगर भी हम बात करते हैं पावर की, तो क्या होता था पावर? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। मतलब अगर किसी काम को सपोज हम कर रहे हैं और उस काम को हम किस रेट से कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा पावर है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि दो मजदूर हैं, ठीक है ना। उन दोनों को क्या करना है, दो लेबर से उन्हें क्या करना है कि कुछ बोरी है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, सीमेंट की कुछ बोरियां, सपोज कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सीमेंट की कुछ बोरियां हैं, उसको लेके क्या करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो मेरे पास कितने लेबर है? मेरे पास दो लेबर से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि 15, मेरे पास 30, सपोज 30 बोरी है मेरे पास, ओके। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक लेबर को बोला कि आप क्या करेंगे, 15 बोरी आपको ले जानी है, और दूसरे को मैं बोलूँगा कि आपको 15 बोरी ले जानी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो लेबर था उसने क्या किया कि उसने 15 जो बोरी थी सीमेंट की, उसने उसको पहुंचाया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और सेकंड वाला जो लेबर था उसने भी वो क्या किया, जो 15 जो सैक्स थे, बोरीज थे, उसको उसने ऊपर तक पहुंचाया, ठीक है। तो दोनों लेबर के लिए अगर मैं बोलूं वर्क डन के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो दोनों लेबर के वर्क डन क्या होगा बताइए? दोनों लेबर के लिए वर्क डन क्या होगा? सेम होगा, है ना। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, 15 बोरी ये भी लेके जा रहा है, 15 बोरी ये भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का वर्क डन क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं कि जो फर्स्ट वाला जो लेबर है उसने इस 15 बोरी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो टाइम लिया, सपोज उसने 2 आवर में ये काम किया, 2 घंटे में। समझ में आ रही बात? फर्स्ट वाले लेबर ने क्या किया, 2 घंटे में ये काम को किया, और जो सेकंड वाला लेबर था उसने इस काम को किया 3 आवर्स में, उसने 3 घंटे में किया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क तो दोनों सेम कर रहा है, दोनों वर्क क्या है, दोनों को 15-15 बोरी लेके जाना है, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो लेबर है वो क्या कर रहा है, 2 आवर ले रहा है टाइम, और सेकंड वाला क्या कर रहा है, 3 आवर टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो फर्स्ट वाला जो लेबर है उसका पावर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात? मतलब कि वर्क वो दोनों सेम कर रहे हैं, वर्क 15 बोरी वो भी पहुंचा रहा है, 15 बोरी सेकंड वाला लेबर ही पहुंचा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट वाला लेबर है वो क्या कर रहा है, कम टाइम ले रहा है, और वो सेकंड वाला जो लेबर है वो क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वर्क डन किसका ज्यादा हुआ? वर्क डन हुआ इसका ज्यादा, माने फर्स्ट वाले लेबर का वर्क डन क्या हुआ, मोर हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। तो वर्क डन जो हमेशा, जो पावर जो हमेशा होता है वो क्या होता है, पावर जो होता है हमेशा वो क्या, जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमेशा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ठीक है। मतलब पावर को मैं किस तरह से लिखता हूं, पावर को मैं बचपन से जिस तरह से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस में पावर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पावर को हम लिखते थे पावर = W/T, याद होगा, ठीक है ना। पावर = वर्क बाई टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पावर के जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं तो हमेशा वहां पे एक टर्म आता है, दैट इज टाइम, ठीक है। पावर को निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम लोग उसको टाइम से कंपेयर करते हैं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक पावर की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर में किस चीज़ का कंजप्शन होगा, इलेक्ट्रिक पावर में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजप्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर में, अगर मैं पावर को डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। मतलब कि जिस रेट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रहा है, किसी भी सर्किट को क्या में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जिस रेट से, रेट का मतलब हो जाता है टाइम, है ना, मतलब कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इसका इलेक्ट्रिक पावर बोलूंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में पावर का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये होता है पावर का डेफिनेशन, ठीक है ना। दोनों केसेस में सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट में अलग होता है पावर, या फिर और भी फिजिक्स के जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर उसमें पावर अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में क्या है, पावर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन कौन करता है, यहाँ पे वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही है बात?
ठीक है ना। तो पावर को मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू W/T। अगर सपोज मैं इसी फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला हम लोग क्या करते आ रहे हैं शुरू से प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी फॉर्मूला से अगर मैं पावर को लिखूँ तो पावर इज इक्वल टू मैं लिखूँगा W/T, ठीक है ना, लिखूँगा W/T। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज या पोटेंशियल, हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू होता था W/Q। हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q, और यहाँ से मुझे क्या मिलता था, W इज इक्वल टू QV, ठीक है, यहाँ से मुझे मिलता है W इज इक्वल टू QV। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, याद होगा I इज इक्वल टू Q/T, है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्या होता था, I इज इक्वल टू होता था Q/T। और यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं Q का वैल्यू निकालूँ तो Q कितना आ जाता था, Q आ जाता था IT, Q इज इक्वल टू आया था ना IT, ठीक है, याद होगा प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना। फिर यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इस Q का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू Q की जगह मैं लिख देता हूँ IT, तो IT इंटू V, और इसको मैं लिखता था W इज इक्वल टू VIT। याद होगा ये फॉर्मूला, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने ये फॉर्मूला को डिराइव किया था, इसको जाना था, है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग फिर से कर रहे हैं, W इज इक्वल टू क्या हो गया, VIT, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। तो अगर मैं इस W का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, VIT/T हो जाएगा। यहाँ से TT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पावर का जो फॉर्मूला क्या मुझे मिलेगा, VI, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो सबसे फर्स्ट फार्मूला मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, P इज इक्वल टू VI मिलता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पावर का जो पहला फार्मूला मुझे मिलता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। V पता है क्या होता है आप लोगों को, पोटेंशियल, I पता है क्या होता है, करंट होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या फॉर्मूला मिला था, P इज इक्वल टू VI मिला था, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह मैं पुट कर देता हूँ IR, और यहाँ पे एक पहले से और R है, तो ये क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो पावर का एक और फॉर्मूला मुझे क्या मिला, I²R, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ठीक है ना। फिर से अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फार्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँ, इससे एक और फार्मूला अगर निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा अब कि फिर से मैं, मेरे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI है, ठीक है। तो पिछले बार मैंने क्या किया था, ओम्स लॉ मैंने V पे लगाया था, है ना। इस बार मैं ओम्स लॉ कहाँ पे लगाता हूँ, I पे लगाता हूँ। तो फॉर्मूला हो जाता है, I का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, V/R हो जाता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, और जब I का फॉर्मूला मैं निकालूंगा तो क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R, सिंपल है ना। और जब मैं इसको फिर सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो पावर का जो फॉर्मूला है, जनरली पावर का मेन फॉर्मूला तो ये है P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी जो पावर का फॉर्मूला मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक पावर का, दो फार्मूला और मिलता है, P इज इक्वल टू I²R एंड P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज कैसे करना है, तो अलग अलग टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर मुझे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वोल्टेज एंड करंट और पावर फाइंड करना है, तो मैं इसको निकालूंगा, ठीक है ना। अगर सपोज मुझे न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, सपोज न्यूमेरिकल में मुझे रेजिस्टेंस गिवन है, तो उस केस में मैं इस फार्मूला को निकाल सकता हूँ, इससे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे क्या गिवन है, अगर मुझे पोटेंशियल और रेजिस्टेंस गिवन है, पावर फाइंड करना है, तो उस केस में मैं इस फार्मूला को पुट कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात। तो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। पावर का जो SI यूनिट होता है, पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, पावर का SI यूनिट होता है वाट, ठीक है। पावर का SI यूनिट होता है वाट, और वाट का दूसरा नाम और क्या होता है, वाट का दूसरा नाम क्या होता है बताइए, जूल पर सेकेंड, ठीक है। वाट को मैं क्या बोल सकता हूँ, जूल पर सेकेंड इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ पावर वाट और जूल पर सेकेंड होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज रेटिंग की बात करते हैं, पावर रेटिंग, तो पावर रेटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये वर्ड आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत इजी सा वर्ड है, सुनने में लगता है पावर रेटिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए सिंपली पावर रेटिंग आप लोग कहाँ पे देखते हैं, उसको मैं पावर रेटिंग जो होता है उसका पूरा नाम होता है वोल्टेज पावर रेटिंग, ठीक है।
और वो मैं कहाँ पे देखता हूँ, मैं जनरली कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ले लीजिए आप, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा 100 वाट का जो बल्ब आता था। इलेक्ट्रिक बल्ब अगर हम लोग लेते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब के आगे में उसका रेटिंग हमेशा लिखा होता है इस तरह से। अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब ले या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ले तो उसमें उसका रेटिंग लिखा होता है। मतलब उसका रेटिंग इस तरह से लिखा होता है, जैसे 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 100 वाट वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें फिलामेंट लगा होता है। सबने देखा होगा आप लोगों ने वो बल्ब। तो जब भी अगर आप वो बल्ब कभी दोबारा मौका मिले आप लोगों को, या फिर आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा होगा, तो उस बल्ब के जस्ट आगे में लिखा हुआ होता है रेटिंग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, रेटिंग का मतलब ये होता है कि 100 वाट क्या है, उस बल्ब का पावर है, और 220 वोल्ट क्या है कि उस बल्ब को सप्लाई वोल्टेज। मतलब अगर मैं उस बल्ब में 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर लेगा वो, तो 100 वाट का पावर लेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ वोल्टेज पावर रेटिंग, ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं बोलता हूँ पावर वोल्टेज रेटिंग, इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये किस लिए होता है, ये जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो या फिर माइक्रोवेव ओवन हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एप्लियंस यूज़ करते हैं तो उसमें हमेशा उसका रेटिंग लिखा होता है। मतलब कि उसको कितना पोटेंशियल चाहिए और वो पोटेंशियल लेने के बाद वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेटिंग बोलता हूँ, है ना। अब रेटिंग से हम लोग आते हैं और क्या कि यूनिट में आते हैं एक बार, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी जैसे बताया आपको कि क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है ना। लेकिन वॉट जो होता है वो क्या है, एक बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है ना। वॉट क्या होता है, एक बहुत छोटा यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब यूज़ करते हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में या फिर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का एक बड़ा यूनिट लेते हैं, दैट इज किलो वाट, है ना। तो पावर का बड़ा यूनिट क्या होता है, किलो वाट होता है। और 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 किलो वाट क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये बात थी इलेक्ट्रिकल पावर की, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या था इलेक्ट्रिकल पावर में, उसका डेफिनेशन। तो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम लोगों ने बात किया क्या, उसका मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। तो 3 फॉर्मूला हम लोगों ने निकाले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। न्यूमेरिकल में जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर अगर मुझसे पूछा जाए कि कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफाइन 1 वाट, है ना। जैसे याद होगा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, डिफाइन 1 वोल्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा था ना। सिमिलरली हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ जाता है 1 वाट पावर क्या होता है, ठीक है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 वाट पावर अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या निकाला, P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला निकाला, है ना। तो 1 वाट पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई होता है और जिसके कारण क्या होता है, 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, 1 वाट पावर। समझ में आ रही है बात। मतलब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए 1 वाट क्या होता है कि पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट when operated at a potential difference of 1 वोल्ट। वो क्या बोल रहा है कि 1 वाट का मतलब क्या हुआ कि पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस, मतलब एक डिवाइस 1 वाट का पावर कब कंज्यूम करता है, जब उस डिवाइस में से क्या हो, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा हो, वो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा हो, ठीक है। और किसके कारण, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ 1 वाट पावर। तो पावर के बारे में जो हमें पढ़ना था, पावर के बारे में ये 3 चीजें हम लोगों ने जानी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पावर, जहां भी पावर होता है वहां पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, होगा ना, होगा कि नहीं। सिंपल चीज है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टी, और वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ये मुझे पता है ना। वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो पावर जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, एनर्जी होगा, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलता हूँ। समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। मतलब कि पावर इनटू टाइम, मतलब कि पावर अगर कुछ कंज्यूम हो रहा है, पावर लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है, अगर मैं दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, दोनों का प्रोडक्ट निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी कहां से आता है, यहीं से आता है। P इज इक्वल टू W/T होता है, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। W इज इक्वल टू P इंटू टी होगा ना, होगा कि नहीं,
होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे उसी सेम फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहला रीज़न इसका ये है। तो यहाँ पे जो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है वो जनरली पढ़ना है हाउस होल्ड एप्लियंसेस के लिए। मतलब कि सपोज अगर मेरे घर में फैन चल रहा है, मेरे घर में बल्ब भी चल रहा है, मेरे घर में टीवी चल रहा है, मेरे घर में एसी चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हर एप्लियंस एक पावर है उसका, है ना। और उस पावर के कारण वो क्या कर रहा है कि वो एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। और उसी एनर्जी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या होता है कि हम लोग घर में क्या करते हैं कि सपोज जो एप्लियंस हमारे घर में चल रहा है, कितने टाइम तक चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं ना। याद होगा आपको, घर में आप एक मीटर लगा होगा, उस मीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ आता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं, उससे हम लोग जानते हैं उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। अगर हम लोग चाहें तो कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है, और आगे से अगर आप भी चाहें तो खुद भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपके घर का बिल इस बार कितना आने वाला है। समझ में आ रही बात। तो आइए इसको जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड यूनिट होता है एनर्जी का, उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर, ठीक है ना। हाउस होल्ड एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर, ठीक है। जिसमें से किलोवाट किसका यूनिट है, जिसमें से किलोवाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट। अभी मैंने बताया कि पावर बहुत स्मॉल होता है वाट, तो इसीलिए मैं उसको किलोवाट में डिनोट करता हूँ। तो किलोवाट उसमें से किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, और आर किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एनर्जी होता है, वर्क होता है, वो किसके बराबर होता है, पावर इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं हाउस होल्ड एप्लियंसेस का, जब भी हम लोग को पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना पड़ता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, और एनर्जी को हमेशा हम लोग किलोवाट आवर में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पावर का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे किलोवाट, और टाइम का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे आर। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में फाइंड करूंगा वो हमेशा मैं किलोवाट आवर में फाइंड करूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और ये यूनिट क्या है, इसका नाम क्या है, ये एक हाउस होल्ड यूनिट है। मतलब हाउस होल्ड एप्लियंसेस का मतलब घर में हम लोग का जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, उसके कारण कौन कौन सा चीज़ जल रहा है, कौन लाइट फैन, तो सबको अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है तो मैं किलोवाट आवर में फाइंड करता हूँ, ठीक है। और इस किलोवाट आवर का जो दूसरा नाम है उसको मैं घर में जानता हूँ, इसका नाम क्या है, यूनिट्स। इसको मैं यूनिट्स बोलता हूँ, ठीक है ना। होता है ना, सपोज कोई बोलता है 20 यूनिट्स एनर्जी हुआ, 50 यूनिट एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिक पावर जानना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर जानने के बाद मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और उससे मैं बहुत सारा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हम लोग के घर में, ठीक है ना। जैसे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे घर में क्या है, एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। एक मेरे घर में क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और इलेक्ट्रिक हीटर का पावर जो है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, 400 वाट। इसका पावर है 400 वाट। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। और वो कितने दिन तक चल रहा है, तो वो चल रहा है 30 डेज तक, मतलब 30 दिन का मुझे निकालना है। और एक दिन का जो 1 किलोवाट आवर का जो खर्च है, एक यूनिट का जो खर्च है, वो सपोज मैं मान लेता हूँ 3 रुपीज़ है, ठीक है, 3 रुपीज़ पर यूनिट। मैं इसको बोल सकता हूँ 3 रुपीज़ पर यूनिट भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब एक हीटर है मेरे पास जिसका पावर रेटिंग है 400 वाट, है ना। और कितना दिन तक वो चल रहा है, 30 दिन तक मुझे निकालना है कि 30 दिन तक वो चल रहा है। और हर दिन वो सपोज मैं मान लेता हूँ कि हर दिन वो चल रहा है 6 आवर्स पर डे, ठीक है ना। तो मतलब एक हीटर है मेरे पास जिसका पावर है 400 वाट, है ना। एक दिन में वो कितना घंटा चलता है, 6 आवर चलता है हर दिन, है ना। और कितने दिनों तक चल रहा है, 30 दिनों तक चल रहा है, 30 डेज तक मेरे को फाइंड करना है। और एक यूनिट का खर्च है उसका 3 रुपीज़। तो 30 दिन में मतलब 1 मंथ में उस हीटर से जो पावर डिसिपिएट होगा उस पर कितना टोटल कॉस्ट आएगा, ये मुझे फाइंड करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा कि उस हीटर के कारण कितना एनर्जी आ रहा
है ना, और फिर उस एनर्जी को मैं क्या करूँगा कि एक दिन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसको मैं क्या करूँगा टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर लूँगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ फाइंड करना है एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी फाइंड करूँ तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इनटू टाइम होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर क्या है, वॉट में है, और मैंने आपको अभी बताया कि जब हाउस होल्ड एप्लायंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पावर हमेशा किस में होता है, किलोवाट में होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस वाट को क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 400 वाट को मैं जब किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 किलोवाट। ठीक है, इनटू एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था, पावर इनटू टाइम, याद है ना। तो पावर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 0.4 किलोवाट, और टाइम किस में होना चाहिए, टाइम होना चाहिए आर में। तो एक दिन में कितना आर चल रहा है, वो 6 आर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 6 आर। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 2.4 क्या किलोवाट आर। ठीक है ना, 2.4 किलोवाट आर। तो ये मुझे क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, है ना। अब एक दिन में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 2.4 किलोवाट और एक दिन में वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कंज्यूमिंग 30 डेज में निकाल लेता हूँ। 30 डेज में कितना कंज्यूम करेगा, 2.4 इंटू 30 करेगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 72। ठीक है, 720 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो आ जाएगा 72 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब 30 डेज में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 72 किलोवाट आवर। ठीक है, और एक दिन का, एक यूनिट का खर्चा कितना है, 3 रुपया है। एक यूनिट का खर्चा कितना है, 1 किलोवाट आवर का खर्चा कितना है, 3 रुपया है, 3 रुपीज़ है। तो 72 किलोवाट आवर का खर्चा कितना होगा, कॉस्ट 72 इंटू 3 होगा, सिंपल। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, 72 इंटू 3। ठीक है, यानी ये कितना, 216 क्या रुपीज़। समझ में आ रही है बात? मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, अगर ये इलेक्ट्रिक हीटर 30 डेज के लिए चलता है और हर दिन 6 आवर चलता है, तो 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा एक महीने चलने का, तो 216 रुपये आएगा, 216 रुपीज़ आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत आसान तरीका है। और इसी तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से हम लोग अपना हाउस होल्ड एप्लायंस का जितना बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना मीटर में लिखा हुआ होता है, यूनिट्स के टर्म में लिखा होता है, उस यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। ठीक है, और उस किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट का जितना भी खर्च है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रिक बिल फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या जाना स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोगों ने जाना सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर को मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और 1 वर्ड का हम लोगों ने डेफिनेशन जाना, क्या होता है 1 वर्ड का डेफिनेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जाना, और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह में 1 मार्क्स में पूछ देता है कि अगर मैं किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करता हूँ तो आता है 3.6 इंटू 10⁻⁶। कैसे आता है, तो कर देते हैं ना जूल में, सिंपल है। देखो 1 किलोवाट आवर, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस किलोवाट को अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाट में चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो किलोवाट को जब वाट में चेंज करूँ तो कितना होगा, 1000 वाट, कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, इनटू अब आर को मुझे किस में चेंज करना है, आर को मुझे चेंज करना है सेकंड में। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है ना, तो मैं इसको एसआई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है, मतलब किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10⁻, कितना 1 2 3 4 5, 10⁵ जूल। ठीक है, अगर डेसिमल यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये तो यही जो कन्वर्जन है मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाया। समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और अगर सपोज आपको नहीं याद रहता है उसका वैल्यू, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
तो स्टूडेंट्स, होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।